दोस्तों सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे गांव पुलना विलेज से। तो दोस्तों आज का सेशन कोई ब्लॉग सेशन नहीं होने वाला है। आज का सेशन होने वाला है श्री हेमकुंड साहिब बद्रीनाथ धाम आसपास की जगहों से जुड़ी हुई कुछ आपको टूर इन्फॉर्मेशन देने की, ऋषिकेश से लेकर श्री हेमकुंड साहिब तक। जैसे आप सभी को विदित ही होगा कि जो श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा 2024 का जो प्रारंभ दिन है, ओपनिंग डे है, वो 25 मई 2024 से होगी। तो उसी से रिलेटेड आप सभी को मैं फुल टूर इन्फॉर्मेशन गाइड लेके आया हूँ ऋषिकेश से लेकर श्री हेमकुंड साहिब तक। फर्स्ट टाइम अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं या विजिट कर रहे हैं श्री हेमकुंड साहिब को, तो उनके लिए मेरा जो टूर गाइड इन्फॉर्मेशन है वो उनके लिए है और सभी को बहुत चीज़ें जानने को मिलेगी। तो आइए, सबसे पहला पॉइंट दोस्तों आपको ध्यान रखना है यात्रा में आने से पहले कि जो कि रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन पंजीकरण होता है यात्रा से। आपको पता है जब भी आप उत्तराखंड में आए तो पंजीकरण करना आवश्यक होता है, ताकि गवर्नमेंट शासन प्रशासन को आपकी जो काउंटिंग है, कितने संख्या में श्रद्धालु भक्त लोग आ रहे हैं, तो वो ज़रूरी होता है। कहीं ना कहीं अगर कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए तो काउंटिंग रहेगी तो उनके इजी टू एक्सेस हो जाता है पूरी यात्रा को संभालने के लिए। दो तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले है वेबसाइट के थ्रू आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि मैं अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ, उसके नीचे आपको पट्टी में दे दूंगा। जो दूसरा तरीका होगा वो होगा आपका मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा। जिनका भी एंड्रॉयड फ़ोन है तो उनको ये इजीली मिल जाएगा प्ले स्टोर से, जिसका नाम है टूरिस्ट केयर उत्तराखंड का एक एप्लीकेशन है। वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पे आप पंजीकरण कर सकते हैं। ये जब भी आप पंजीकरण कराएं, वेरिफिकेशन कराएं, उसके बाद भी आपको यात्रा में आने से पहले कैरी बैग में ज़रूर ये खास चीज़ें रखनी है। आपका कोई आइडेंटिटी हो, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो। बीच बीच में चेकिंग होगी तो आपको परेशानी ना हो, तो ये डॉक्यूमेंट ज़रूर आप रख करके लेके आएँ। यात्रा का समय होता है 25 मई से लेकर लगभग 10 अक्टूबर तक जो है श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा चलती है, जिसमें आप मान के चलिए 2 से 25 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है वो वेरी करता रहता है। कभी कभी मौसम ख़राब होने से सुबह शाम 0 डिग्री भी, 1 डिग्री भी, माइनस में भी रात को चल जाता है। तो इस चीज़ से आपको ध्यान रखना है किस तरीके से कपड़े और किस तरीके से तैयारी करके आपको आना है। आपको विदित ही होगा कि श्री हेमकुंड साहिब एक पवित्र तपो स्थली है। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के पिछले जन्म की, जब उन्होंने दुष्ट दमन के रूप में वहाँ पे तप किया था, उस पवित्र से अमृत सरोवर के पीछे। साथ साथ लक्ष्मण भगवान जी ने भी अपने पिछले जन्म में शेषनाग के रूप में वहाँ पे तपस्या करी थी। दोनों तरीके से बहुत महत्वपूर्ण एक ये धाम और एक स्थान बन जाता है। तो भाई सबसे अच्छा समय कौन सा होगा यात्रा के लिए? अच्छा समय देखो, सिर्फ 4 महीने का अगर यात्रा टाइम होगा तो 4 के 4 महीने अच्छा समय होता है यात्रा करने के लिए। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, मतलब 25 मई को हम काउंट ना करके जून काउंट करेंगे, जुलाई काउंट करेंगे, अगस्त और सितंबर, और बाकी 10 अक्टूबर तक। तो कुछ ये रहेगा जो कि अच्छा रहेगा। विंटर में क्लोज रहता है, बर्फबारी और ठंडा मौसम के कारण सिर्फ 4 महीने की यहाँ पे यात्रा चलती है। यहाँ पे जो मौसम रहता है वो काफ़ी ठंडा रहता है, मतलब ये समझिए कि चारों महीने ठंडा ही रहने वाला है। आप ये ना सोचें कि शहरों में इतनी गर्मी है, ऋषिकेश में इतनी गर्मी, क्योंकि यहाँ पे आप 10-10 किलोमीटर ऊपर जाओगे ना तो आपको 3-3, 4-4 डिग्री का फ़र्क महसूस होगा और कम होता जाएगा टेम्परेचर। तो गर्मी को ना देखते हुए शहरों की आपको यहाँ पे गर्म कपड़े, आवश्यक चीज़ें सभी लाना है। तो अब जानते हैं कि आप किस माध्यम से जो है एक जो कि मेन पड़ाव है श्री हेमकुंड साहिब का, जो कि पहाड़ों के रास्ते में पड़ता है, गोविंद घाट। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। गोविंद घाट तब पहुंचेंगे जब आप ऋषिकेश पहुंचेंगे। ऋषिकेश पहुंचने के लिए कई आसान तरीके हैं। हवाई जहाज़ से भी आ सकते हैं, जो कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, ऋषिकेश के ही लगभग पास है। और दूसरा माध्यम है रेल के द्वारा। रेल के द्वारा भी अपने अलग अलग शहरों से आप ऋषिकेश और हरिद्वार तक रेल के द्वारा आ सकते हैं। थर्ड है मोटरेबल रोड। उसमें क्या है ना कि आप टैक्सी वगैरह, शेयर टैक्सी, बसेस वगैरह, उससे भी आप ट्रैवल कर सकते हैं इस तक। बाकी ऋषिकेश से सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है मोटरेबल का। मोटरेबल में आप शेयर टैक्सी हो गया, प्राइवेट टैक्सी हो गया, अपनी पर्सनल बाइक होगी, पर्सनल कार हो गई, और बसेस भी वहाँ पे बस स्टैंड में बहुत सारे लगे रहते हैं, जो कि आपको डायरेक्ट एक ही दिन में गोविंद घाट पहुँचाएंगे। तो आप ऋषिकेश और गोविंद घाट की लगभग दूरी 270 से 280 किलोमीटर की दूरी है, जो कि एक दिन में ईजिली 7 से 8 घंटों के सफ़र के बाद
कंप्लीट हो जाती है। गोविंद घाट से आपको जाना पड़ता है गोविंद धाम, गोविंद धाम से श्री हेमकुंड साहिब पूरा जो यात्रा मार्ग है, और गोविंद धाम से भी आपको हेलीकॉप्टर सर्विस ज़रूर मिल जाती है घांगरिया। घांगरिया से पहले आता है कांजिला, कांजिला हेलीपैड करके, तो वहाँ तक आपको हेलीकॉप्टर सर्विस मिल जाएगी, जो कि आपको कंपनी का नाम बता दूँ, पवन हंस जो कंपनी है इस बार जो हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान कर रही है पूरा श्री हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग के लिए। जो मैनेजर सेवा सिंह जी हैं उनसे मैंने बातचीत करी तो उन्होंने ही बताया था। और ख़ास बात ध्यान रखें, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे संगत जिन्होंने मुझे बताया था कि ऑनलाइन के चक्कर में उनके साथ फ्रॉड हुआ, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे गोविंद घाट आओ हेलीकॉप्टर सर्विस लेने के लिए आपको ऑन कैश पेमेंट, ऑन द स्पॉट कैश पेमेंट करें, टिकट बुक कराएं, सीधा मतलब हेलीकॉप्टर से कंजिला हेलीपैड तक मात्र 10 मिनटों में पहुंचे, जो कि आपका लगभग 10 किलोमीटर का ट्रैक 10 मिनट में आप पहुंच सकते हैं। अब प्रारंभ करते हैं कैसे आप ऋषिकेश से आप गोविंद घाट पहुंचते हो एक दिन में, कितने वहां पे दरबार साहिब गुरुद्वारा साहिब आते हैं, जहां पे आप ट्रांजिट स्टॉप, ट्रांजिट बोले तो एक टेम्पररी स्टॉप ले करके वहां पे रह भी सकते हैं, रहने की भी व्यवस्थाएं होती, कितने गुरुद्वारे साहिब हैं। तो टोटल ऋषिकेश से जो मेन गुरुद्वारा साहिब है गोविंद घाट तक, वो श्री हेमकुंड साहिब तक, वो की लगभग 7 गुरुद्वारे हैं श्री हेमकुंड साहिब को मिला करके। मात्र श्री हेमकुंड साहिब का गुरुद्वारा साहिब ऐसा है जहां उतनी व्यवस्थाएं नहीं है रुकने की, रात को रुकने की, टेम्परेचर की वजह से, ऑक्सीजन लेवल की वजह से और स्पेस की वजह से। तो 6 गुरुद्वारे ऐसे हैं जहाँ पे आप रुक सकते हो और रह सकते हो। सबसे पहले गुरुद्वारा साहिब जो कि ऋषिकेश में ही है, वास्तविक तरीके से आप अगर जाने, एक्चुअली जो कि यात्रा प्रारंभ होता है वो ऋषिकेश से ही कहा जाता है, क्योंकि देवभूमि में अगर आप एंटर कर जाते हो तो ऋषिकेश से ही देवभूमि आप एक तरीके से स्टार्टिंग श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए मान सकते हो। तो सबसे पहले गुरुद्वारा साहिब आता है ऋषिकेश में, गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ऋषिकेश यूके। और यहाँ पर लगभग 4000 यात्रियों के लिए एकोमोडेशन रहने की व्यवस्था हो सकती है। इसका जो एड्रेस है वो भी मैं आपको नीचे लिख करके बता देता हूँ, गुरुद्वारा रोड, चंद्रेश्वर नगर, ऋषिकेश, उत्तराखंड 249302। दूसरा जो ट्रांजिट स्टॉप आता है वो आता है श्रीनगर में। आप यूँ मान के चलिए ऋषिकेश से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी के बाद श्रीनगर आता है। ऋषिकेश से श्रीनगर पहुंचने तक लगभग 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि पहाड़ी रास्ता होने के अकॉर्डिंग जो है टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। माना जाता है कि जो श्रीनगर का गुरुद्वारा साहिब है वो भी ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब है, क्योंकि वहाँ पे गुरु नानक देव जी भी आए थे, जो कि पहले गुरु हैं सिख धर्म में। गुरु नानक देव जी वो भी वहाँ पे आए हैं, इसलिए ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। तो यात्रा में आए तो जरूर वहाँ भी जाएं। मैं एड्रेस बता देता हूँ, गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब श्रीनगर बद्रीनाथ हाईवे, गोला बाजार, रावाडी, उत्तराखंड 246174। अगर तीसरा आता है रतूड़ा साहिब, श्रीनगर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां पे आपको मालूम है कि वहां पे अभी गुरुद्वारा साहिब का जो है निर्माण किया जा रहा है, धर्मशाला का निर्माण हो रहा है, जो कि मैंने कुछ ही दिनों पहले जब मैं ऋषिकेश गया था तो वहां पे जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था उसकी वीडियो देखी थी। तो उस वीडियो को जरूर देखिए, कुछ दिनों पहले की ऋषिकेश जाने वाली, उसमें आपको जरूर दिख जाएगा। आने वाले टाइम में जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब यात्रियों के लिए रहने के लिए उचित व्यवस्था हो जाएगी, बहुत अच्छा स्टॉप बन जाएगा। चौथा गुरुद्वारा साहिब आता है श्री गुरुद्वारा लंगर दमदमा साहिब नगरासू। जो नगरासू है ना, वो एक छोटा सा गांव है जो कि रुद्रप्रयाग में ही बसता है, रुद्रप्रयाग जिले में ही आता है नगरासू, एक छोटा सा गांव जो कि रुद्रप्रयाग के मेन सिटी से लगभग 18 किलोमीटर आगे की तरफ है, मतलब श्री हेमकुंड साहिब की तरफ है। तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा एक स्टॉप है, खूबसूरत पहाड़ियाँ आसपास, पेड़ मिल जाते हैं। नगरासू में जो गुरुद्वारा साहब है दमदमा साहिब, तो उसका जो एड्रेस है वो भी मैं लिख के बता देता हूँ। NH 58 पे है, नगरासू, भटवाड़ी, उत्तराखंड 246171। अब पांचवा जो गुरुद्वारा साहिब आता है नगरासू के बाद, वो सीधा आता है एक लंबे सफ़र के बाद जोशीमठ शहर में। गुरुद्वारा साहिब है वो सेंट्रल मार्केट में है, आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी ढूंढने में, ज़्यादा परेशानी। किसी को भी आप पूछोगे गुरुद्वारा साहब का है, ठीक मेन मार्केट के बाज़ार में है। उसका एड्रेस जोशीमठ, NH 58, उत्तराखंड 246443। और उसके बाद पांचवा जो गुरुद्वारा साहिब आता है, ट्रांजिट स्टॉप आता है, वो आता है श्री गोविंद घाट।
जो गोविंद घाट का पुराना नाम था ना, लोकल नाम, वो था सेमटे। सेमटे करके उस जगह का नाम था, बाद में गोविंद घाट बना। तो गोविंद घाट आप यूँ समझ सकते हैं कि छोटा सा गांव है जहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं और बहुत सारे साजो सामान लेने की दुकानें हैं, खिलौने वगैरह हो गए और ज़रूरत की जितने भी सामान हैं, चाहे आप रेनकोट कहें, जैकेट कहें, टोपी कहें, ट्रैकिंग शू कहें, स्टिक्स कहें, हर एक चीज़ आपको वहाँ पे मिलती है। और काफ़ी भव्य गुरुद्वारा साहिब है जहाँ पे बहुत सारे 4-5 हज़ार यात्रियों की रुकने की उचित व्यवस्था है और आसपास कई बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट है जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ पे आप रुक करके विश्राम कर सकते हैं। गोविंद घाट एक ऐसा गांव है जो कि बद्रीनाथ हाईवे पे बसा हुआ है, जहाँ से आप मान सकते हैं 2 द्वार खुलते हैं, एक बद्रीनाथ धाम के लिए, एक श्री हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग के लिए। साथ साथ एक ऐसा स्टॉप है, ऐसा पड़ाव है जहाँ से आप यूँ माने कि कागभूषणी ताल के लिए भी यहीं से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। तो वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों की यात्रा से रिलेटेड शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। गोविंद घाट के बाद ही एक बड़ा सा सस्पेंशन ब्रिज है जो कि अलकनंदा रिवर को क्रॉस करते हुए सीधा एंटर कर जाता है पुलना गांव में। गोविंद घाट से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर जो कि पुलना गांव, जहां से मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, तो ये एक पड़ाव है जहां तक आप गाड़ी के सहारे आ सकते हो। गाड़ी में 4 व्हीलर 2 व्हीलर में बैठ करके आ सकते हो। इसके बाद की जो यात्रा होती है वो होती है आपकी पैदल ट्रैक यात्रा। यहाँ पे आपको ना बहुत सारी व्यवस्थाएं मिल जाएगी, चाहे आप घोड़ा करना चाहो, खच्चर करना चाहो, कांडी डांडी, हर एक प्रकार की व्यवस्था यात्रियों के लिए यहीं से शुरू हो जाती है। और छोटे छोटे जो ढाबे होते हैं गोविंद धाम पहुँचने तक पुलना गांव से स्टार्ट हो जाते हैं, जगह जगह ढाबे होते हैं। तो पुलना गांव से लगभग जो घांगरिया गोविंद धाम है वो 10 किलोमीटर का ट्रैक पैदल यात्रा मार्ग है। जैसे कि मैं गोविंद घाट में आना जाना रहता है, तो वहाँ का जो नंबर है, टेलीफोन नंबर है, अगर आपको कुछ भी क्वायरी यात्रा से रिलेटेड पूछनी है तो वो नंबर भी मैं अभी डिस्प्ले कर रहा हूँ। एक टेलीफोन नंबर और नीचे साथ साथ लैंडलाइन नंबर आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ अपने वीडियो के थ्रू। तो वहाँ से आप क्वायरीज़ वगैरह कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। गोविंद घाट के बाद जो कि सेकेंड लास्ट गुरुद्वारा साहिब आता है वो आता है गोविंद धाम गुरुद्वारा साहिब। गोविंद धाम जिसको पहले से भी जो लोकल लोग हैं घांगरे कहते हैं और बड़े प्यार से श्रद्धा भाव से लोग उसको गोविंद धाम भी कहते हैं। गोविंद धाम ऐसा पड़ाव है पुलना गांव से लगभग 10 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद गोविंद धाम आप पहुंच जाते हो। वहां पे गुरुद्वारा साहिब है, एक पूरा सा मार्केट है जहां पे लगभग 30 से 40 लोकल लोगों के होटल्स वगैरह है, रेस्टोरेंट वगैरह है। बाकी गुरुद्वारा साहिब में भी बहुत ज़्यादा स्पेस है, वहाँ पे रूम्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, हॉल्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, लंगर हॉल है, प्रसादा चखने के लिए, खाने के लिए, हर एक चीज़ व्यवस्था गोविंद धाम में मिलती है। और एक ऐसा पड़ाव है गोविंद धाम जहाँ से आप एक तो फूलों की घाटी भी जा सकते हैं और साथ साथ श्री हेमकुंड साहिब के लिए भी जा सकते हैं। GMVN गेस्ट हाउस भी है जहाँ की आप वेबसाइट के थ्रू वहाँ पे बुकिंग करा सकते हो। GMVN घांगरिया को वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ से आप जो है प्री बुक रूम्स के भी करा सकते हो। कोई 7वां जो गुरुद्वारा साहिब आता है पूरे यात्रा मार्ग का, ऋषिकेश से लेकर श्री हेमकुंड साहिब तक, वो आता है श्री हेमकुंड साहिब, एक तपोस्थली गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की और लक्ष्मण भगवान जी की तपोस्थली। गोविंद धाम से अगले दिन सुबह आपको ट्रैक करना पड़ता है श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा साहिब, जो कि अंतिम गुरुद्वारा साहिब है और दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा साहिब है। तो वहाँ पे आप सुबह गोविंद धाम से प्रातः ही यात्रा के लिए निकल सकते हो। तो आप यूँ समझिए कि 90 डिग्री की चढ़ाई होती है श्री हेमकुंड साहिब की गोविंद धाम से, जो कि लगभग 6 किलोमीटर का ट्रैक है। और उस 6 किलोमीटर को ट्रैक को ही कंप्लीट करने में कम से कम 3-4 घंटे लगते हैं, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 घंटे भी लग जाते हैं। और प्रातः यात्रा प्रारंभ करना अति आवश्यक हो जाता है गोविंद धाम से, क्योंकि श्री हेमकुंड साहिब में रहने की व्यवस्था नहीं होती है यात्रियों के लिए, क्योंकि कम स्पेस और मौसम को देखते हुए वहाँ पे ठहरने की कोई उचित व्यवस्था नहीं होती है। तो आपको सेम डे श्री हेमकुंड साहिब से वापसी गोविंद धाम गुरुद्वारा साहिब आना पड़ता है। तो वहाँ पे सिर्फ सेवादार रहते हैं, गुरुद्वारा साहब के ट्रस्ट के जो मेंबर्स रहते हैं वो रह सकते हैं, जिन्होंने व्यवस्थाएं संभालनी होती है। और साथ साथ श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर की जो देख रेख करने वाले कर्मचारी होते हैं, गांव के लोकल लोग होते हैं, जिनको देख रेख का काम सौंपा गया होता है गांव की तरफ से, तो वही रह सकते हैं। तो सभी को रहने के लिए अलाउ नहीं है, इसलिए सेम डे आपको वापसी गोविंद धाम आना पड़ता है। साधु श्री हेमकुंड साहिब में रोजाना का जो कार्यक्रम होता है, गुरुद्वारा साहिब हर दिन सुबह
सुबह 5 बजे खुल जाता है श्री हेमकुंड साहिब दरबार साहिब, जिसमें 2 अरदासें होती हैं। हर दिन की 2 अरदासें होती है, जो कि 9:30 बजे पहली अरदास प्रारंभ हो जाती है और दूसरी अरदास होती है 12:15 बजे दूसरी अरदास प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद जो है संगत अरदास सुनने के बाद धीरे धीरे गोविंद धाम के लिए रवाना होना स्टार्ट कर देते हैं बाबा जी के दर्शन करने के बाद। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के लगभग 10-15 मीटर पास ही जो है श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर भी है, जहाँ पे बिना भेदभाव के कोई भी व्यक्ति कभी भी दर्शन कर सकते हैं। गुरुद्वारा साहिब के भी साथ साथ लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। श्री हेमकुंड साहिब में जो खाने की व्यवस्था है प्रसाद के रूप में, वहाँ पे खिचड़ी मिलती है, जो कि उस ठंडे से माहौल, ठंडे से टेम्परेचर में सबसे सेहतमंद एक खाना होता है सभी संगतों के लिए, यात्रियों के लिए। और साथ साथ चाय भी होती है, खिचड़ी और चाय, जो कि लंगर हॉल में आपको मिल जाएगा। साथ साथ गुरुद्वारा साहिब के पास ही एक मेडिकल रूम भी है, वहाँ पे आप मेडिकल की सुविधाएं भी पूरी तरीके से उपलब्ध है। लोकपाल झील, श्री हेमकुंड साहिब झील को, सरोवर को लोकपाल झील से भी कई लोग आज भी जानते हैं। तो लोकपाल लक्ष्मण मंदिर में सुबह 6 बजे से पूजा प्रारंभ हो जाती है। आरती पूजा होने के बाद वहाँ पे भी 2 बजे तक जो है यात्री दर्शन कर सकते हैं लोकपाल लक्ष्मण मंदिर में। ये तो है गोविंद घाट से श्री हेमकुंड साहिब का यात्रा मार्ग बताया। तो वहीं पे जो मैं आपको बता रहा था, गोविंद घाट ऐसी जगह पे बसा है जहाँ से गेटवे ऑफ बद्रीनाथ धाम भी है और साथ साथ श्री हेमकुंड साहिब। तो गोविंद घाट से लगभग 1 घंटे की दूरी पर आप बद्रीनाथ धाम आसानी से पहुँच सकते हो। अनेकों सुविधाएँ गोविंद घाट से भी होती है, शेयर टैक्सी होती है, बसेस होती है कि जो हर दिन सुबह 5 बजे मॉर्निंग 4-5 बजे के बाद से चलना स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ से आप बसेस से बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए भी निकल सकते हो और साथ साथ विजिट कर सकते हो वाइब्रेंट विलेज, जो कि इंडिया का फर्स्ट विलेज आता है माना गांव, वहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हो। श्री हेमकुंड साहिब दर्शन करने के बाद जब आप गोविंद धाम पहुँचते हो तो उसके बाद आप वहीं से लगभग 4 किलोमीटर पे दूरी पे जो वर्ल्ड हेरिटेज है फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, तो वहाँ पे भी आप जा करके प्रकृति का नज़ारों का आनंद ले सकते हो। तो गोविंद धाम वो पड़ाव है जहाँ से श्री हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी दोनों जगह जाया जा सकता है। ये तो दोस्तों मैंने आपको यात्रा से रिलेटेड पूरी बात शेयर कर दी। मैंने मतलब बताते बताते श्री हेमकुंड साहिब भी आप पहुंच गए, लेकिन जितना कहना आसान है उतना यात्रा करना भी कठिन भी बहुत है। उतने दूर से ऋषिकेश से ट्रैवल करना, पैदल यात्रा करना, ट्रैक करना, तो इसलिए मैं कुछ यात्रा से रिलेटेड जुड़ी हुई सावधानियां भी बता रहा हूं और क्या आपको तैयारियां करनी है उससे यात्रा से रिलेटेड, तो वो भी मैं आपको साझा करूंगा, जिसको आपने पूरे ध्यान से सुनना है और उसको अप्लाई भी करना है यात्रा के दौरान। सबसे पहले भाई शारीरिक फिटनेस, जैसे मैं आपको बताया कि वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक में आता है श्री हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग। तो इसके लिए फिट करने के लिए आपको थोड़ा सा जॉगिंग वगैरह, रनिंग वगैरह प्रैक्टिस करनी है अपने घरों में रह करके आने से 1 महीने पहले, ताकि आपको यार यात्रा में ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। दूसरा है भाई अपना मेडिकल चेकअप करा के आए। हो सकता है कईयों को कुछ ना कुछ बीमारी हो, कुछ ना कुछ हेल्थ इशू हो, तो भाई वो पहले ना मेडिकल कंसल्ट करके आए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आए। जो भी वो दवाइयाँ दे रहे हैं तो 8-10 दिनों की दवाइयाँ भी लेके आए। तो मतलब अपनी स्वास्थ्य जांच करने के बाद ही यात्रा पे आए पूरी तैयारी के साथ। और तीसरा है भाई पैकिंग तो ज़रूर आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा सारे यात्री, क्योंकि देखो यहाँ पे होता है ठंडा, ठंडे के लिए चाहिए गरम गरम कपड़े, हर एक चीज़, गरम कपड़े तो शामिल हैं ही हैं और ट्रैकिंग बूट्स भी शामिल है, जैकेट्स भी शामिल है, और साथ साथ अगर बारिश होती है तो रेनकोट वगैरह आप रखना बिल्कुल भी ना भूले, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी संगत अपने पर्सनली बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं या गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं, तो भाई अपने साथ ना जो बरसाती होती है, जो रेन कवर होता है, जो बाइक कवर होता है, वो भी आपको ज़रूर साथ लेके चलना है। बाई चांस आप पीछे बाइक में सामान लेकर के चल रहे हो और बारिश आ गई रास्ते में ऋषिकेश से ऊपर आते हुए, तो आप क्या करोगे, बड़ी दुविधा में फंस जाओगे। तो एक छोटी सी बरसाती या रेन कवर आपको ज़रूर लेके रखना है बाइक का, ताकि आपके सामान की जो सुरक्षा हो बारिश से वो बराबर होती रहे। का एकोमोडेशन,
एकोमोडेशन में क्या है दोस्तों, आपको ना यात्रा में आने से पहले अपना जो मार्ग है, जो रूट है, किस टाइम आप निकल रहे हो, कहाँ पे रुकना है, हर एक चीज़ ना पहले आपको मन में या कहीं पे नोट करके रख देना है कि भाई आज पहला दिन अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे रुकना है। जैसे मैंने आपको 7 गुरुद्वारा साहिब बता दीजिए, ट्रांजिट स्टॉप बता दिए, तो वहाँ वहाँ आप रुक सकते हैं। अपना टाइम और रूट चार्ट बना करके ही आप यात्रा पे निकले, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। पाँचों आपको इम्पोर्टेंट देखना है यात्रा शुरू करने से पहले, जो वेदर फोरकास्ट है, जो मौसम की स्थिति है, उसको देख करके ज़रूर आएँ। पहले ही चेक कर ले, आजकल गूगल में हर एक चीज़ मिल जाती है, हर एक लोकेशन की वेदर रिपोर्ट मिल जाती है, तो उसको चेक करके आप यात्रा के जितने भी पड़ाव आते हैं यात्रा मार्ग का, उस हिसाब से आप वेदर देख करके चेक करके घर से निकले। भाई जब भी आप यात्रा में आओ ना, तो ऐसा काम ना करें जिससे आप खुद भी परेशानी में पड़ जाओ या दूसरे भी परेशानी में पड़ जाए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई स्टंट ऐसे जल्दबाजी ना करें यात्रा में आए तो। जैसे मैनेजर साहब जी ने भी कहा था कुछ दिनों पहले कि बाइक में ना जो झंडे होते हैं ना, फ्लैग्स वगैरह होते हैं, वो ना लगाएं साइड में, क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सड़कें होती है। उससे क्या होता है कि एयर प्रेशर ऐसा हो जाएगा कि बाइक भी कभी कभी मूव नहीं करती, और साथ साथ अगर फ्लैग कुछ इस तरीके से उड़ता है, आपको सामने कुछ नज़र नहीं आएगा, तो इससे दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। कोई यात्रा मार्ग में कोई शॉर्टकट आपने नहीं मारना है भाई, ये नहीं कि ये जल्दी पहुंचाएगा तो रिस्क लेकर के जाना है। उससे क्या होगा, आप तो खुद भी रिस्क में हो, और साथ साथ जो यात्री अच्छे मार्ग से भी चल रहे होंगे उनके ऊपर भी पत्थर गिरने का भी कभी कभी संभावनाएं हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हेल्पफुल रहना है सभी संगतों के लिए। अगर किसी को हेल्प चाहिए हेल्प करे, बट मतलब भावनाओं में आकर के कुछ ऐसा गलत कदम ना उठाए कि जिससे आप तो परेशानी में पड़ो, साथ साथ और भी परेशानी में पड़े। भाई जितने भी नियम कानून है आपको फॉलो करना है। अगर किसी की हेल्प चाहिए तो ज़रूर मैं आपका जो पुलिस, उत्तराखंड पुलिस है, उनका भी एक वेबसाइट आपको डिस्प्ले कर दूंगा नीचे से, तो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं ज़रूर। जो भी बैंक एटीएम वैसे हर जगह है, शहरों तक, जोशीमठ तक, बट स्टिल उसके बावजूद भी क्या होती है, उत्तराखंड में सिर्फ 4 धाम यात्रा में इतने संख्या में लोग आते हैं, यात्री आते हैं, संगत आते हैं, तो ऐसी ऐसी जगह जगह बैंकों में ना कई जगह अवेलेबिलिटी कम हो जाती है कैश की। मतलब कहीं एटीएम में कैश ख़त्म हो गया, फिर कहीं कैश की ज़रूरत हो तो आप कैश ना दे पाओ, जैसे हेलीकॉप्टर सर्विस हो गया, जैसे घोड़े खच्चर वाले हो गए, उनको भी मोस्टली वो कैश ही लेते हैं नेटवर्क ना होने की वजह से। तो आपको जब भी घर से निकले तो कैश अपने साथ लेके रखें एक रीज़नेबल अमाउंट पे। बाकी जहाँ जहाँ पे आपका पेमेंट होता है, ऑनलाइन पेमेंट यूपीआई के द्वारा, फ़ोनपे के द्वारा, गूगल पे के द्वारा, पेटीएम के द्वारा, तो वहाँ पे आप ऑनलाइन करें। मार्ग में कौन सा नेटवर्क चलता है, फ़ोन अगर तो आज के डेट में सभी के पास है, तो भाई नेटवर्क जो चलता है ना गोविंद घाट में, वो चलता है एयरटेल जियो। गोविंद घाट तक मतलब लगभग सारे नेटवर्क कनेक्शन चलते हैं, लेकिन गोविंद धाम में एयरटेल और जियो भी चलता है, श्री हेमकुंड साहिब में एयरटेल और जियो चलता है। तो मतलब और पुलना गांव में सिर्फ जियो चलता है। तो आप ये समझिए कि गोविंद घाट से श्री हेमकुंड साहिब जो कॉमन इंटरनेट कनेक्शन है वो है जियो का। बाकी एयरटेल गोविंद धाम में भी चलता है, श्री हेमकुंड साहिब में भी चलता है, गोविंद घाट में भी चलता है। बाकी जियो तो भाई ऑल ओवर कॉमन है, ऋषिकेश से लेकर श्री हेमकुंड साहिब तक। तो कोशिश करें, जियो है तो बहुत अच्छी बात है, एयरटेल है तो भी सिर्फ परेशानी यहाँ पुलना गांव में हो सकती है जहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क नहीं है। हाँ भाई, साथ साथ ध्यान रखें अपनी जो आपकी मेडिकल चल रही होगी, जो भी आपकी दवाइयाँ चल रही होगी, आपकी कुछ भी स्पेसिफिक बीमारियों की, वो भी साथ में आपको 8-10 दिन के लिए लेकर रखना है। और साथ साथ कोई भी मेडिकल किट रखें भाई, जिसमें आपको सर दर्द की दवाइयाँ हो, बुखार की दवाई हो, उल्टी आने की दवाई हो। क्योंकि क्या होता है ना कि यहाँ पे एकदम आप गर्म मौसम से आ रहे हो एकदम ठंडे मौसम में, तो कहीं रिएक्शन हो जाते हैं आपके शरीर में। तो उन चीज़ों की छोटी छोटी दवाइयाँ आप ऑलरेडी एक मेडिकल किट बना करके लेके आए रखे। क्या होता है, पहाड़ों में जब गाड़ियों में आते हैं ना, अलग अलग मोड़ में घूम घूम करके गाड़ियों के अंदर ही जो है तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है लोगों की, सभी की। तो उसके लिए भी दवाइयाँ ले करके रखें। और ध्यान रखें, रास्ते भर में आपको कंटामिनेटेड जो कि दूषित पानी है वो पीने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कई बार आप मुझे देखते हो कि यात्रा टाइम में मैं जाता हूँ भ्यूंडार गांव ट्रैक में गोविंद धाम, तो मैं ऐसे स्प्रिंग वाटर पीता हूँ भाई। वो बहुत ठंडा होता है, शुद्ध तो बहुत ज़्यादा होता है, पर ठंडा इतना होता है कि हो सकता है कि भाई हमें आदत है लोकल
डिफ़िकल्ट है तो हमारा शरीर उस चीज़ को एडॉप्ट कर लेता है, तो हमें आदत सी होगी। बट आप अगर इतनी गर्मी वाले मौसम से आ रहे हो, एकदम पहाड़ों का ठंडा पानी पी रहे हो, तो हो सकता है आपका गला बैठ जाए, आपको बुखार आ जाए, आपको चक्कर आ जाए, उल्टियाँ हो जाए। तो ध्यान रखें, ऐसे यात्रा के दौरान बिल्कुल ना करें। गर्म पानी पिएं, कोशिश करें। गुनगुना गुनगुना पानी हर जगह दुकानों में अवेलेबल हो जाता है, ढाबों में अवेलेबल हो जाता है, तो गर्म गुनगुना पानी पिए। हाँ भाई, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जब भी बर्फ़ का माहौल होता है मई और जून में, लगभग श्री हेमकुंड साहिब में बर्फ़ रहती है चारों तरफ, तो इसमें आँखों का भी खास ख्याल रखना है आपको। काला चश्मा, काले गॉगल्स होते हैं, वो ज़रूर आपको कैरी करके लाना है, क्योंकि धूप में जब बर्फ़ चमकती है ना, तो भाई आंखों में बहुत दर्द हो जाता है, वो बहुत दुविधा देती है, आपको बहुत परेशानी देती है। और जब भी आप श्री हेमकुंड साहिब या जो भी ट्रैक मार्ग है, पैदल यात्रा मार्ग, उसमें ज़्यादा रात तक ट्रैवल करने की कोशिश ना करें। ये नहीं कि आप गोविंद घाट से निकल रहे हो 2-3 बजे दिन के बाद और चलने में उतने सक्षम ना हो, तो आपको अंधेरा हो जाएगा। तो रात में भी ट्रैवल नहीं करना है। 5-6 बजे तक मैक्सिमम आप ट्रैवल कर सकते हो, 6 साढ़े 6, उसके बाद करोगे तो दिक्कत आपको हो सकती है, क्योंकि भालू का, जंगली जानवरों का भी काफ़ी डर रहता है यहाँ पहाड़ों में। और भाई जैसे बर्फ़ का टाइम होता है स्टार्टिंग टाइम पे श्री हेमकुंड साहिब में मई और जून के दौरान, तो अगर आपके पास ट्रैकिंग शू नहीं है, स्पोर्ट शूज़ हैं, तो गोविंद धाम तक तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको चाहिए ट्रैकिंग शू जो बर्फ़ में अच्छे ग्रिप के साथ हो। अगर आपके पास नहीं भी है तो भी अवेलेबिलिटी गोविंद धाम में किराए पे आपको मिल जाते हैं। 2 से 300 रुपये में किराए में एक दिन के लिए आपको मिल जाते हैं श्री हेमकुंड साहिब से वापसी गोविंद धाम तक। तो जो भी अनेकों सुविधाएं हैं गोविंद घाट से श्री हेमकुंड साहिब, जैसे आपको बहुत सारी क्वायरीज आती कि टॉयलेट्स वगैरह नहीं है। अब जो है हर एक स्टॉप पे, जैसे कि पुलना गांव में एक परमानेंट टॉयलेट बना हुआ है और भ्यूंडार गांव में परमानेंट बना है। गोविंद घाट में भी बहुत सारे जो है सार्वजनिक टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट बने हुए हैं। और गोविंद धाम से श्री हेमकुंड साहिब के बीच भी परमानेंट टॉयलेट्स बने हैं। बाकी टेम्परेरी टॉयलेट्स बहुत सारे हैं, तो इस चीज़ के लिए भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ साथ अपनी टॉयलेटरी किट जैसे ब्रश वगैरह, साबुन वगैरह, हर एक चीज़ आपको थोड़ी बहुत कोशिश करें कि उनको भी कैरी करके लाएं। बाकी जो मेडिकल फैसिलिटी है गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट द्वारा गोविंद धाम में मेडिकल कैंप भ्यूंडार गाँव में भी लगता है, वहाँ पर भी मिल जाएगा, निश्चिंत रहिए। गोविंद धाम में भी, श्री हेमकुंड साहिब में भी, गोविंद घाट में भी, है ना, 4 जगह आपको पूरे यात्रा मार्ग में जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ भी उपलब्ध हैं। तो भाई ये तो हो गई श्री हेमकुंड साहिब यात्रा की बात। तो भाई अब आपको बताते हैं कि यात्रा में आते हो तो अगर आप समय निकाल के आते हो तो आसपास की कुछ जगहें हैं जिनके बारे में आपको बता दूं कि यात्रा के साथ साथ आप यहां पे भी यात्रा कर सकते हो या दर्शन कर सकते हो या ट्रैवल कर सकते हो। सबसे पहले जोशीमठ शहर आपको पता होगा, जोशीमठ पुराने समय से है, ज्योतिर्मठ के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी है, उनका एक छोटा सा टेम्पल भी है, तो वहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे है नरसिंह भगवान जी का भव्य सा मंदिर है। कहते हैं कि बद्रीनाथ धाम यात्रा से पहले उनके दर्शन करने अति आवश्यक होते हैं, तो वहाँ पे भी आप नरसिंह मंदिर पे भी जा सकते हैं। जो दूसरा जो डेस्टिनेशन है वो है औली स्की रिजॉर्ट, इसकी डेस्टिनेशन। खैर समर्स में उतनी यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं रहती, क्योंकि औली सिर्फ जो है बर्फ़ के लिए प्रसिद्ध है, तो आप बर्फ़ के टाइम में तो आ भी सकते हो, और आजकल जैसे समर्स टाइम में भी अगर आपके पास समय है तो औली में भी आप जा सकते हो, जो कि जोशीमठ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ गौरसो बुग्याल जो कि औली से लगभग 3 किलोमीटर के ऊपर पड़ता है, जहाँ पे भी विंटर्स में काफ़ी ट्रैक्स होते हैं, कुंवारी पास के ट्रैक्स होते हैं, बर्फ़ में भी जा सकते हो, और आजकल समर्स में भी आप जा सकते हो। आपको बढ़िया बुग्याल्स दिखेंगे, पेड़ और जंगल दिखेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तीसरा जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो है भविष्य बद्री, जो कि पंच बद्री में से एक बद्री आता है। कहते हैं कि पुराने समय में, पुरातन समय में जो है ऋषि अगस्त्य मुनि ने यहाँ पे नारायण जी की पूजा करी और साथ साथ तपस्या भी करी थी। भविष्य बद्री के बारे में कहा जाता है कि जो है कलयुग में जो है भविष्य बद्रीनाथ जो कि भविष्य बद्री बनेगा, और वहाँ पे जो है भगवान विष्णु अवतार धारण करेंगे। यह स्थान लगभग जोशीमठ से 22 से 23 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसकी ऊंचाई 8530 है। हनुमान शिला कहते हैं कि जब लक्ष्मण भगवान जी मूर्छित हुए थे तो श्री हनुमान जी जो है संजीवनी बूटी लेकर के आए थे
इसी स्थान पे जहाँ पे हनुमान शिला है, तो वहाँ पे उन्होंने विश्राम किया था। और जो पूरी चट्टान है ना, उस पे हनुमान जी का पूरा जो चेहरा है, आकृति है, वो बनी हुई है। चौथा है विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग जो कि सबसे इस साइड से देखा जाए तो बद्रीनाथ धाम की तरफ से देखा जाए तो सबसे पहला प्रयाग है और सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रयाग है, जहाँ पे दो नदी का संगम होता है, अलकनंदा और धौली गंगा। तो वहाँ पे भी आप रास्ते में आते जाते वहाँ पे भी दर्शन कर सकते हो। पांडुकेश्वर गांव जो कि अलकनंदा के तट पर ही बसा हुआ है, जो कि एक गेटवे आप समझ सकते हो बद्रीनाथ धाम के लिए। और पांडुकेश्वर नाम इसीलिए पड़ा है, कहते हैं कि पांडवों का, 5 पांडवों का वहाँ जन्म स्थान है। पांडुकेश्वर गांव में भी आपको अनेकों मंदिर देखने को मिलेंगे, जैसे योग ध्यान बद्री। कहते हैं कि विष्णु भगवान जी यहाँ पे योग की, ध्यान की मुद्रा में यहाँ पे विराजमान हुए थे। और साथ साथ वहाँ पे कुबेर मंदिर भी है, जो कि इसी साल उनका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। तो यहाँ पे भी कुबेर भगवान जी के दर्शन करें। साथ साथ घंटाकरण कैलाश जी के दर्शन कर सकते हैं। जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो पूरा एरिया आता है नंदा देवी बायोस्फीयर राष्ट्रीय उद्यान में आता है। तो गोविंद घाट ऐसा पड़ा हुआ है जहाँ से श्री हेमकुंड साहिब के साथ साथ फूलों की घाटी जो वर्ल्ड हेरिटेज नेशनल पार्क है, तो वहाँ पे भी आप फूलों की घाटी ट्रैवल कर सकते हो, जहाँ पे लगभग 800 से ज़्यादा वेराइटीज़ के फ्लावर्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कि एक जगह पे शायद इस दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं। साथ साथ कागभूसुंडी ताल का ट्रैक, एक ये बहुत बड़ा धार्मिक स्थान है। कहा जाता है कि यहाँ पे काग का मतलब होता है कौवे, यहाँ पे प्राचीन समय से अब तक जो है मरने के लिए आते हैं, क्योंकि इतनी पवित्रता है इस जगह की। जो यहाँ पे झील है, कागभूसुंडी झील है, वो लगभग सेम टू सेम जैसे श्री हेमकुंड साहिब की झील है उस तरीके से है, और काफ़ी धार्मिक महत्वता है। कहा जाता है कि यहाँ पे दुनिया में जितने भी चक्र चल रहे हैं इस संसार के, वो कई बार वहाँ पे घटित हो चुकी है। जो कौवा महाराज है वो देखते हैं। और साथ साथ कहा जाता है कि एक उदासी के दौरान जो सिख धर्म के सबसे पहले गुरु हैं गुरु नानक देव जी, तो वो भी यहाँ पे आए हुए थे कागभूसुंडी ताल में। कितने माँ नंदा देवी जी का मंदिर, जो हमारे माता नंदा देवी है, कुल देवी है हमारे गांव की, तो उनका भी भ्यूंडार पे माता नंदा देवी का मंदिर है, जो कि अष्टमी के दौरान खुला रहता है। तो आप भी यात्रा के दौरान, अष्टमी के दौरान वहाँ पे दर्शन करने आ सकते हैं। मेले में जो है प्रसाद ग्रहण और दर्शन कर सकते हैं। हनुमान चट्टी, हनुमान चट्टी एक ऐसा स्थान है बद्रीनाथ से पहले और पांडुकेश्वर से आगे, जहाँ पे श्री हनुमान जी ने भीम जी का घमंड तोड़ा था। बद्री नारायण मंदिर, बद्रीनाथ धाम में जो स्थित है बद्री नारायण मंदिर। बद्रीनाथ धाम जो कि 4 धामों में एक पवित्र धाम है, जो कि अलकनंदा तट के किनारे पे बसा हुआ है। तो यहाँ भी अनेकों चीज़ें आपको आसपास देखने को मिल जाएगी, जैसे कि चरण पादुका हो गया, नारायण पर्वत है, चरण पादुका है, तो जिसके आप दर्शन भली भांति कर सकते हो। और कहा जाता है आदि गुरु शंकराचार्य ने जो ये मंदिर है 8वीं शताब्दी में यहाँ पे स्थापित किया था। भगवान विष्णु का जो मूर्ति है वो स्थापित करी थी 8वीं शताब्दी में। यहाँ के जो प्रमुख भगवान है वो है विष्णु भगवान। इसके बाद आता है माना विलेज। माना विलेज जो कि भाई ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, इंडिया का सबसे पहला गांव है, फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया माना गांव है, जिसको एक वाइब्रेंट विलेज का जो कार्यक्रम है उसके तहत यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलती है। वहाँ का सौंदर्य, और माना गांव में भी अनेकों चीज़ें हैं। गणेश गुफा है, व्यास गुफा है, जहाँ पे महाभारत लिखी गई थी गणेश भगवान द्वारा, जो कि व्यास जी ने बताई थी। और साथ साथ वहाँ पे उद्गम होता है माता सरस्वती जी का, जिसके भी आप दर्शन कर सकते हो। साथ साथ भीम पुल है, जहाँ पे भीम ने अपने बाहु भुजाओं से बहुत बड़ा चट्टान करके नदी को क्रॉस करने के लिए एक ब्रिज, एक पुल बनाया था। वसुधारा झरना, वसुधारा झरना जो कि माना गाँव से लगभग 5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है, और वो झरना ऐसा है, कहा जाता है कि वो पापियों के ऊपर नहीं गिरता है। तो अगर आप खुद को चेक करना चाहे तो वहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद आती है सतोपंथी झील। तो सतोपंथी झील एक ऐसी झील है जो कि वसुधारा से भी काफ़ी आगे ट्रैक करके मिलता है। वो झील के कहा जाता है एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीनों भगवान हैं उन्होंने वहाँ पे स्नान किया था। साथ साथ उसी के आगे आता है स्वर्ग की सीढ़ी का रास्ता, जिसमें 5 पांडवों ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने के लिए यहाँ से गुजरे थे। तो स्वर्गारोहणी में भी आपको ग्लेशियर में ना 7 सीढ़ियाँ नज़र आएगी, 7 स्टेप्स ऑटोमेटिक बने हुए आएंगे। आपको लगेगा किसी इंसान ने बनाए, लेकिन वहाँ पे इतना एक्सेस नहीं है कि इंसान जा सके, सीढ़ियाँ बना सके। तो स्वर्गारोहणी अंतिम पड़ता है। तो ये कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे आप यात्रा के दौरान श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के बाद घूम सकते हैं अच्छे से टाइम निकाल करके, ताकि आप पूरी जगह को अच्छे से एक्सप्लोर कर सके, इस देवभूमि को। बस मेरी यही कामना है दोस्तों कि बद्री विशाल जी से, वाहिगुरु जी से, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी से, लक्ष्मण भगवान जी से, माँ नंदा देवी जी से कि आप लोग आएँ यात्रा पे, आपकी यात्रा सुगम रहे, अच्छी रहे, और बहुत सारी यादें आप यहाँ पे लेके जाओ, बहुत सारे आशीर्वाद आप यहाँ से
लेते हुए जाओ। तो यही मेरी कामना है, बाकी आपको मैं शुभकामनाएँ देता हूँ। गाइड सेशन ब्लॉग एंड करते हैं और अगले वाले ब्लॉग का ज़रूर वेट करें, क्योंकि वो भी एक मेला है जो कि जोशीमठ में होने वाला है, उसको मैं ज़रूर दिखाऊँगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। फिलहाल दोस्तों ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।